हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम एचपीएससी पीजीटी 2024 सितंबर में जो अभी पेपर हुआ था उसके थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस पेपर के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर में इसके थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। ओके, इसके थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन में है उसमें हमने जस्ट जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी हमने एक मैट्रिक्स बनानी है विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेसिस S1 एंड S2। ओके, जस्ट हमने एक मैट्रिक्स बनानी है और कुछ नहीं है। ओके, तो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो R³ से R² तक गिवन है, यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2x3 ऑर्डर की बनेगी। ओके, हमने जो रूल यूज करना है इस मैट्रिक्स को बनाने में वो ये रूल होगा जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड की गई है। ओके, और जो बेसिस यूज करनी है जिसकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाएंगे और कोऑर्डिनेट वेक्टर्स की हेल्प से हम उस मैट्रिक्स को बनाएंगे। ओके, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है R³ से लेके R² तक। ओके, जो कैसे डिफाइन की गई है टी ऑफ, सिंस इसमें जो है R³ है, इसकी जो डोमेन है वो R³ है, तो यानी कि 3 वेरिएबल यूज होंगे इसमें। ओके, 3 वेरिएबल्स यूज होंगे, 3 डायमेंशन होंगी इसकी जो कोडोमेन है वो R² है, यानी कि ये 2 डायमेंशन होगी इसकी जो कोडोमेन है, यानी कि इसकी इमेज जो है उसमें 2 टपल होगा। ओके, तो इसकी इमेज हमें क्या डिफाइन की गई है, x + y + z और x - y + z, इस तरह से हमें इसको डिफाइन किया गया। और बेसिस क्या गिवन है हमें, S1 है। S1 जो है वो डोमेन की बेसिस है, यानी कि डोमेन के सभी एलिमेंट्स को हम S1 के वेक्टर से जनरेट कर सकते हैं। 1 1 1 1 2 1 1 2 0, ये हमें S1 गिवन है। और S2 जो है वो एक बेसिस है कोडोमेन की, यानी कि उसके अंदर 2 वेक्टर्स होंगे उसकी बेसिस में, क्योंकि जो कोडोमेन है उसकी डायमेंशन 2 है, तो बेसिस में भी उसके 2 वेक्टर्स होंगे ओनली। ओके, तो ये S2 गिवन है। अब हम इसकी मैट्रिक्स बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसकी मैट्रिक्स बनाने की प्रोसेस में हमने जस्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर्स निकालने होते हैं। किसके, टी ऑफ S1 निकालेंगे, यानी कि हम टी ऑफ S1 के सभी वेक्टर्स की इमेज निकालेंगे और फिर उस इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर्स निकालेंगे, और जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आएंगे उनकी हेल्प से ही हम मैट्रिक्स को जनरेट करेंगे। ओके, ये प्रोसेस होता है मैट्रिक्स बनाने का। तो सबसे पहले टी ऑफ 1 1 1 निकालते हैं, टी ऑफ 1 1 1। ओके, हमें जस्ट रूल गिवन है, जस्ट इस रूल का यूज करना है जस्ट। तो 1 1 1 यानी कि तीनों को ऐड किया गया है, तो यानी कि 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3 हो जाएगा, और 1 - 1 दैट इज़ 0 + 1 दैट इज़ 1 बन जाएगा। ओके, अब इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाना है। कोऑर्डिनेट वेक्टर हम कैसे बनाते हैं, ये सिंस ये जो वेक्टर आया ये डोमेन कोडोमेन का वेक्टर बन गया, ये रेंज स्पेस का वेक्टर बन गया। ओके, और रेंज स्पेस जो R2 जो डोमेन है कोडोमेन है उसकी बेसिस हमें S2 गिवन है, यानी कि उसके सभी वेक्टर्स को हम S2 के वेक्टर से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि इस 3 1 जो वेक्टर आया इसको हम S2 के वेक्टर से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि इस 3 1 जो वेक्टर है इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं S2 के वेक्टर्स की फॉर सम स्केलर्स A एंड B। हमने स्केलर्स मान लिया A, यानी कि वेक्टर्स कौन से हैं 1 2 प्लस B × 1 1। ओके, यानी कि हमने जस्ट इस बेसिस की डेफिनेशन का यूज किया है। इसके कंपैरिजन में हमने जस्ट A और B की वैल्यू निकालनी है। अब अगर A और B की वैल्यू जो हम निकाल पा रहे हैं और उसको हम अगर कॉलम में राइट करेंगे उस मैट्रिक्स का वो फर्स्ट कॉलम बनेगा। ओके, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, ये A और B की वैल्यूज बनेगी जस्ट,
और ए और बी की जो वैल्यूज बनती है वही कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है इसी 3 1 वेक्टर की कोरस्पॉन्डिंग। ओके, तो हमने यहाँ से जस्ट ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जस्ट कंपैरिजन करेंगे। 3 1 इक्वल टू ए प्लस बी 2a प्लस बी। ओके, यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएगी 2 वेरिएबल्स में, जिसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसको जस्ट हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। माइनस ए इज इक्वल्स टू 2, ए की वैल्यू -2 आ जाएगी। ओके, ए की वैल्यू -2 आ गई तो यहाँ से बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। तो बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। ए की वैल्यू -2 आ गई और बी की वैल्यू 5 आ गई। जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी वो हमारी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनेगी। तो यानी कि उसका फर्स्ट कॉलम जो आ गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, अगर हम यहाँ राइट करें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स को तो फर्स्ट कॉलम आ गया -2 5। ओके, तो हमें इसके सेकंड और थर्ड कॉलम भी निकालने हैं। तो यानी कि हम अब सेकंड वेक्टर की इमेज निकालते हैं। सेकंड वेक्टर हमें 1 2 1 गिवन था। तो बाय रूल जो हमें गिवन था, पहला था x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि तीनों का सम दैट इज़ 4। दूसरा था x माइनस वाई प्लस जेड यानी कि x माइनस वाई -1 प्लस जेड दैट इज़ 1, -1 प्लस 1 दैट इज़ 0। ओके, इसको भी हम जस्ट उन्हीं की लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे क्योंकि ये भी वेक्टर कोडोमेन का है। तो कोडोमेन की बेसिस हमें S2 गिवन है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। यानी कि ये किसके इक्वल होगा, ये a प्लस बी और 2a प्लस बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से भी हम सिमिलरली a और b की वैल्यूज निकालेंगे। जस्ट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 और 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस ए इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू -4, a की वैल्यू आ गई -4 तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई। यानी कि हमें सेकंड वेक्टर मिल गया -4 8। ओके, अब रह गया थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर भी बिल्कुल ईजी है, हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। जस्ट t ऑफ 1 2 0 इसकी इमेज निकालेंगे। जस्ट t ऑफ 1 2 0 इसकी इमेज निकालेंगे। पहले क्या करना है, तीनों को ऐड करना है दैट इज़ 3। दूसरे में क्या करना है, x माइनस वाई प्लस जेड दैट इज वो क्या बनेगा, -1 बनेगा। ये इमेज आ गई। इसको क्या किसके इक्वल रखेंगे, a प्लस बी और 2a प्लस बी इसके इक्वल रखेंगे। तो बाय कंपैरिजन हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन सॉल्व करनी जस्ट हमने 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। ओके, माइनस माइनस प्लस, b से b कैंसिल, -a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू -4। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 7। ओके, तो यहाँ से हमारा थर्ड वेक्टर भी आ गया -4 7। ओके, तो यहाँ से कंप्लीट मैट्रिक्स बन गई -4 7। ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। ओके, ये है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। इसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, t जो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी S1 से लेकर S2 तक, ये किसके इक्वल आ गई, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई -2 5 -4 8, -2 5 -4 8। इससे नेक्स्ट है -4 7। ओके, -4 7। ओके, तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। ओके, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन से गिवन है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन से गिवन है। इसमें जस्ट हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यूज निकालनी है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है इन तीनों केसेस के लिए, इन 3 केसेस के लिए हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यूज निकालनी है जस्ट। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करना होता है। इसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प ले सकते हैं। हम जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब बनता है, किसी भी सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब बनता है। मान लो हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है ax इज इक्वल्स टू b। ओके, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है। यूनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कब बनता है, जब हम रैंक ऑफ a मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, जितने उसमें अननोन्स हैं उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इसका दूसरा केस हम ये भी मान सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाता है तो उससे क्या होगा, वो जो मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल हो जाएगी, उसका इन्वर्टिबल हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, हम x की यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज a इनवर्स b। यहाँ से भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, और नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन तब होता है जब रैंक ऑफ ए निकालें, रैंक ऑफ ए निकालें वो नॉट इक्वल टू आ जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, ये नो सॉल्यूशन होता है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, रैंक ऑफ ए इक्वल होना चाहिए किसके, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, बट ये दोनों जो रैंक है वो लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, ये 3 केसेस हम जानते हैं क्लियरली। ओके, तो हमने जस्ट इसी का यूज करना है, हम इसमें रो एक्लन फॉर्म का यूज करते हुए इसकी रैंक निकालेंगे। ओके, तो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6। ओके, आगे है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 10। उससे नेक्स्ट गिवन है x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल्स टू म्यू। हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इसको हम ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a क्या होता है, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है, और x क्या होता है जो वेरिएबल की मैट्रिक्स बनती है, और b क्या होता है जो ये राइट साइड में लिखा हुआ है इनकी मैट्रिक्स जो बनती है, इनका जो कॉलम वेक्टर बनता है वो b मैट्रिक्स होती है। ओके, सिंस यहाँ 3 वेक्टर्स हैं और 3 ही इक्वेशंस हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो a मैट्रिक्स कैसी बन रही है, 1, हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, जस्ट 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, ये a मैट्रिक्स बन गई। ओके, और x मैट्रिक्स क्या बनेगी, x मैट्रिक्स बनेगी हमारी x y z, ये सभी वेरिएबल्स हैं, और b मैट्रिक्स हमारी बनेगी 6 10 म्यू। ओके, तो हमने जस्ट सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर हम इजीली इसको डायरेक्टली चेक करें कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है या नहीं होता, हम इसका जस्ट डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसका ए मैट्रिक्स का जस्ट डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या होगा 1, फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 0, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 3। ये आ गया डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ गई लैम्डा माइनस 3। ओके, अब अगर इसने यूनिक सॉल्यूशन रखना है, अगर हम इसका थर्ड केस देखें, सेकंड केस अगर देखें, यानी कि हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यूज, किन वैल्यूज के लिए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो अगर डिटरमिनेंट इसका नॉन जीरो होता तो इसके पास हमेशा ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा, तो यानी कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए हमेशा, और म्यू पे कोई कंडीशन नहीं है, तो म्यू आर्बिट्रेरी होगा, म्यू कोई भी वैल्यूज रख सकता है। हमें लैम्डा की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो हमें हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, हमें हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो लैम्डा पे ही कंडीशन होगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और म्यू जो होगा वो आर्बिट्रेरी होगा। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन केस होगा डन। ओके, अब हमने जो मैट्रिक्स ड्रॉ की वो क्या बनी थी, 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। ओके, ये मैट्रिक्स हमारी बनी थी। ओके,
ओके। तो अगर हम इसको रो एगलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी साथ में लेकर चलें तो क्या बनेगी 6 10 म्यू। ओके, हम ये ए डॉट बी मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेकर चल रहे हैं। अगर हम इस कंप्लीट को रो एगलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1। ओके, 6 R2 माइनस R1 करेंगे तो 0 1 2 4। R3 में भी यही ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1 दैट इज 1 लैम्डा माइनस 1 म्यू माइनस 6। ओके, अभी ये रो एगलन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमने R3 में ये जो एंट्री इसको 0 बनाना होगा। 1 1 1 6 0 1 2 4। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R2, R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 माइनस R2 दैट इज 0 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10। अब यहाँ से हमें सभी कंडीशंस के लिए वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, तो इतनी जो मैट्रिक्स है ये हमारी ए मैट्रिक्स है, और कंप्लीट जो मैट्रिक्स है वो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए डॉट बी है। ओके, तो सबसे पहला केस देखते हैं नो सॉल्यूशन। ओके, तो नो सॉल्यूशन कब होता है, अभी हमने देखा कि जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ये कब पॉसिबल है, अगर लैम्डा जो है वो 3 के इक्वल नहीं हो रहा है। लैम्डा अगर 3 के इक्वल नहीं हो रहा है तो ये एंट्री जो होगी वो नॉन जीरो आएगी, ये एंट्री जो होगी वो नॉन जीरो आएगी। अगर लैम्डा 3 के इक्वल नहीं है तो ये एंट्री नॉन जीरो आएगी, तो उस केस में इसके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों, अभी हमने देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलता है जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 है। लेकिन अगर लैम्डा इक्वल टू 3 हो जाए तो ये एंट्री 0 मिल जाएगी। ओके, ये एंट्री 0 मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा अगर रैंक को रो से डिनोट करे तो रैंक ऑफ ए जो होगा वो 2 बन जाएगा, रैंक ऑफ ए जो होगा वो 2 बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 3 होगा तो। ओके, लेकिन नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, रैंक ऑफ ए जो है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंप्लीट का रैंक 2 नहीं होना चाहिए। 2 नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, जो म्यू की वैल्यू है वो 10 के इक्वल अगर नहीं होगी, म्यू की वैल्यू अगर 10 के इक्वल नहीं होगी तभी ये पॉसिबल है इसका नो सॉल्यूशन। यानी कि हम ये लेके चले म्यू नॉट इक्वल टू 10, म्यू नॉट इक्वल टू 10, तो ये इंप्लाई करेगा कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, सॉरी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा अगर म्यू नॉट इक्वल टू 10 हुआ। तो इस केस में देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही हैं, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 होगी और म्यू नॉट इक्वल टू 10 है तो इस केस में इनका जो रैंक की वैल्यू है इक्वल नहीं है, तो इस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि वैल्यूज हमारी ये आएंगी अगर नो सॉल्यूशन अगर चाहिए है तो। ओके, और सेकंड केस है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने अभी देखा था कि लैम्डा जो है वो नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए और म्यू जो है वो आर्बिट्ररी होना चाहिए, म्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हुआ तो रैंक ऑफ ए क्या बनेगा, वो भी 3 बनेगा, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी, वो भी 3 बनेगा। और 3 क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स थे तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ओके, थर्ड बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अब ये कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होता है जब रैंक ऑफ ए जो है वो इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बट लेस देन एन होना चाहिए। लेस देन एन का क्या मतलब है, अगर लैम्डा इक्वल टू 3 हो जाए, लैम्डा इक्वल टू 3 हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि रैंक ऑफ ए क्या हो गया, रैंक ऑफ ए 2 हो गया। और अगर म्यू इक्वल टू 10 हो जाए, म्यू भी इक्वल टू 10 हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा, रैंक ऑफ ए डॉट बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका रैंक भी 2 हो गया, बट इन दोनों का रैंक तो इक्वल हो गया लेकिन लेस देन 3 हुआ। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का तो यही केस था, तो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये वैल्यूज आएंगी हमारे पास। ओके, तो इस वीडियो में हमने, इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डायगोनल अलजेब्रा का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 5th क्वेश्चन। ओके, सो इस वीडियो में इतना रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।